बजरंग बली की जय, चढ़ जाते हैं पहाड़ियों पे। बजरंग बली की। गुरखाज आर वेरी स्ट्रांग पीपल, खुखरी से लड़ते हैं। पाकिस्तान के दोस्त तो आ गए, भारत के कहाँ? पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। हिंदुओं को क्या कहते हैं वो? काफिर। क्या चाइना और बांग्लादेश मिलकर इंडिया के चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टारगेट कर सकते हैं? पाकिस्तान के ऑफिसर्स जो हैं वो इतने अमीर हैं कि उन लोगों की प्रॉपर्टीज अमेरिका में है, यूके में है। कोई पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर ऐसा नहीं जिसके बड़े बड़े घर ना हो। तो उनके ऑफिसर्स तो एक बहुत अय्याशी की जिंदगी गुजारते हैं। हम बिल्कुल फ्रंट लाइन में थे, बिल्कुल हमारे सामने पोस्ट, पाकिस्तान के पोस्ट थे। धूप में हम लोग छत पे बैठ के आराम से बैठे रहे, तो वो भी बैठे रहे, कोई गोलाबारी नहीं होती थी। घूमने की कोशिश मत करना, नहीं करोगे तब भी मरोगे, करोगे तब जल्दी मरोगे। They would have been destroyed within the docks. एज ए नेशन आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं? जीरो। पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? बहुत बहुत धन्यवाद भारत, आपने हमारी भी जान छुड़वाई इन सबसे। रात है, तीनों चल रहे हैं, सडनली चलते चलते बीच वाला व्यक्ति था, वो मिसिंग था। कहाँ गया भाई आदमी? अभी तो हमारे संग चल रहा था। जब देखा मुड़ के पीछे तो उसकी लाश पड़ी है। दुश्मन की तरफ से गोली आई, उसके माथे पे लगी, वो नीचे गिर के वही मर गया। अगर इस गोली पे आपका नाम नहीं लिखा है तो आपको ये गोली कुछ कर नहीं सकती। अगर इस गोली पे आपका नाम लिखा है ना तो आपको कोई बचा नहीं सकता। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी पद्मावत। उसका एक बहुत ही फेमस सीन था जिसमें रानी पद्मावती राव रतन सिंह से कहती है कि जब अलाउद्दीन खिलजी सामने ही था, जब आपने उसकी गर्दन पे तलवार रख ही दी थी तो काट देते उसका गला और बदल देते इतिहास। आज कुछ ऐसा ही भारत के आम लोग भारत की सरकार से कह रहे हैं, जब भारत और पाकिस्तान में सीज फायर का ऐलान हो चुका है कि जब जंग की शुरुआत कर ही दी थी तो फिर ले लेते पीओके वापस। भारत के दुश्मन हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकियों को खत्म क्यों नहीं कर दिया सरकार ने? सवाल ये भी है कि क्या ये सीज फायर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग की तैयारी का एक मौका दे देगा? और अगर ऐसा होता है तो भारतीय सेनाएं कितनी तैयार है? इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने जब भी भारत से जंग छेड़ी है, पाकिस्तान जंग हारा है। लेकिन फिर भी उसकी आर्मी इतने एरोगेंट क्यों है? सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान वाकई भारत से जंग चाहता है या फिर जनरल आसिम मुनीर फिर से एक तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब एक डिफेंस एक्सपर्ट से बेहतर भला कौन दे सकता है? वो डिफेंस एक्सपर्ट जिन्होंने 40 साल से भी ज़्यादा इंडियन आर्मी में सर्व किया है। वो डिफेंस एक्सपर्ट जिन्होंने द गैलेंट डोगरा और द इन्फेंट्री जैसी फेमस किताबें लिखी है। आज हर टीवी शो, हर डिबेट उनकी एक्सपर्ट एडवाइस के बिना अधूरी है। हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखें, क्योंकि आज इसमें आपको इंडियन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी, ड्रोन वॉर, चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट, यूएसए सीज फायर और करंट सिनेरियो के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो सर वेलकम करते हैं हम आपका। धन्यवाद आपका। सर ऐसा पहली बार हो रहा है कि सोशल मीडिया पर पब्लिक जो है पाकिस्तान की, वो खुद ही पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोल रही है और उससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान की आवाम जंग नहीं चाहती है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो उनकी आर्मी के साथ नहीं है, जबकि यहाँ हमारी भारत की जनता पूरी तरह भारत सरकार के साथ है। तो क्यों हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट को खत्म नहीं कर दिया भारत ने? क्या ये सही समय नहीं है पीओके लेने का? आज के हालात में आपने बहुत अहम सवाल पूछा। देखिए, जंग जो है एक खेल नहीं है, जंग एक बहुत सीरियस बिजनेस है। इसमें सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है और कितनी बर्बादी होती है। आज के माहौल से इसको बेहतर कौन देख सकता है? जिस तरीके से आप यूक्रेन के अंदर बर्बादी देख रहे हैं, जिस तरीके से आप यूक्रेन में देख रहे हैं लाखों की तादाद में लोग बेघर हो गए, शरणार्थी बन गए, उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि गाज़ा में फ़लस्तीन की लड़ाई में क्या हालात हुए हैं। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कई दफ़ा, आज से 2-2.5 साल पहले से वो एक स्टेटमेंट देते चले आ रहे हैं जिसकी पूरे वर्ल्ड के अंदर सराहना है। दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये वॉर का ज़माना नहीं है, ये एक डेवलपमेंट का ज़माना है और ये डिस्ट्रक्शन का ज़माना नहीं है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भारत एक बहुत रिस्पॉन्सिबल, एक बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक वेरी स्टेबल डेमोक्रेसी है।
एक बहुत पावरफुल कंट्री, इकोनॉमिकली पावरफुल है, मिलिटरीली पावरफुल है, पावरफुल लीडरशिप है, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है। तो हम ये नहीं चाहते कि इस समय हालत बर्बाद किए जाएं। लेकिन अगर कोई हम पर कोई इस तरह के हालात थोप देता है जिसमें हमें अपने आप को एक तरीके से डिफेंड करना हो, तो दुश्मन ये करता है। तो आपने देखा कि इस समय भारत सरकार ये चाहती है कि जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आज नहीं पहले कई सालों से भारत झेलता चला आ रहा है। 9/11 हुआ, बम्बई का कांड हुआ, पुलवामा हुआ, कई कांड हुए, उसमें भारत सरकार ने छोटे मोटे एक्शन लिए, लेकिन उससे भी मसला सुलझा नहीं। तो इस बार जो कांड किया उन्होंने, जो 26 आदमियों को मार के 26 लड़कियों को विधवा कर दिया, तो ये भारत सहन नहीं कर सकता है। इसलिए भारत सरकार ने अब ये सोचा कि हमें प्रधानमंत्री जी का कहना मानना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें टेररिज्म से लड़ना है, हमें पाकिस्तान से नहीं लड़ना, हम टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। तो पहली बात तो यहाँ आपका सवाल का जवाब, पीओके का इस समय बात नहीं करनी चाहिए। पीओके हमारा प्रधानमंत्री का मकसद अभी फ़िलहाल इस समय पर नहीं है। इस समय का जो ज़रूरी बात है वो टेररिज्म को समाप्त करना है। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें ना तो बात हो रही है ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्ज़ा करने की, पीओके को, और या तो पाकिस्तान आर्मी को डिस्ट्रॉय करने के लिए या पाकिस्तान को हिस्सों में बांट देने के लिए। तो जितना हमारा मकसद था कि टेररिज्म को समाप्त किया जाए, उस पर वार किया जाए, वो वार हुआ है और उसका रिज़ल्ट आप सब देख रहे हैं कि कितने सारे एयरपोर्ट्स उनके नष्ट हो गए, कितने सारे उनके ड्रोन्स और जो थी डिफेंसिव कैपेबिलिटी नष्ट हो गई। और सबसे बड़ी बात, जो उनके मेजर, जो प्रधानमंत्री कहते हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ टेररिज्म थी भावलपुर में और मुरीदके में, वो बर्बाद कर दी गई। वहाँ पे सैकड़ों आदमी मारे गए, सैकड़ों टेररिस्ट मारे गए। अब आपका सवाल ये है कि हाफिज़ सईद जैसे लोग क्यों नहीं मारे गए। देखिए, हाफिज़ सईद के जो किस्म के लोग हैं, जो उस लेवल के टेररिस्ट लीडर्स हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है। और जैसे ही उन्होंने देखा कि भारत सरकार 22 तारीख के बाद तैयारी शुरू कर रही है, तो उन्होंने इन जो टॉप लीडर्स थे उनको अपने सेफ़ एरियाज़ में भेज के, सेफ़ एरियाज़ कहाँ हैं, जो सेफ़ एरियाज़ वो समझते हैं, तो उन्होंने सेफ़ एरियाज़ में उनको जीएचक्यू हेडक्वार्टर या इस तरह के इलाके में रख दिया, जो उनका मिलिट्री कंटोनमेंट है रावलपिंडी में। अब कहाँ वो खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर मानना चाहिए कि आपका सवाल था कि इनको क्यों नहीं मारा। इनको यूँ नहीं मार पाए क्योंकि ये किसी सेफ जगह में बैठे। लेकिन ये प्रधानमंत्री का वादा है देश के साथ कि ये भी बचेंगे नहीं, इनको चुन चुन के मारेंगे। मैं प्रधानमंत्री के लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, और आप देखिएगा ये चुन चुन के मारे जाएंगे। इससे लोग कहते हैं कि जी सीज़ फायर हो गया, अब कैसे होगा। तो सीज़ फायर का मतलब समझना चाहिए। सीज़ फायर का मतलब ये नहीं होता कि युद्ध विराम हो गया। अभी युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ युद्ध में आज की तारीख में गोलाबारी बंद हुई है। हो सकता है इसका पाकिस्तान सीज़ फायर को तोड़े, हम भी तोड़ सकते हैं। ये मतलब नहीं है कि सीज़ फायर को सिर्फ पाकिस्तान के पास ही ये पावर है कि वो सीज़ फायर को तोड़ दे। सीज़ फायर को तोड़ने की पावर हम भी रखते हैं। तो अभी ये मसला ख़त्म नहीं हुआ है, टेररिज्म पूरा समाप्त नहीं हुआ है। टेररिज्म को समाप्त करने की कार्रवाई जारी है, और इसको मुकम्मल करने के लिए एक तरीका नहीं, फौजी तरीका तो आपने एक नमूना देख लिया पिछले 4-5 दिनों में, इसके कई और तरीके हैं। और वो तरीके आप समझ लीजिए, समझदारों को मालूम है क्या और तरीके हो सकते हैं इन आतंकवादियों को ख़त्म करने के। चुन चुन के मारने वाला लफ्ज़ मत भूलिएगा। अगर हमें चुन चुन के मारना है, जिन व्यक्तियों के, जिन टेररिस्ट के नाम हमको पता हैं, जिनकी प्रोफाइल हमको पता है, उसको चुनना इतना कठिन नहीं है। हाफिज़ सईद ये बच के नहीं निकल सकता। और एक और बात समझ लीजिए आप कि पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, आपने कहा कन्वेंशनल लड़ाई, आपको मैं ज़ियाउल हक के एक लफ्ज़ पुराने याद दिला दूँ। ज़ियाउल हक साहब ने कहा था 1971 वॉर के बाद कि हम भारत के संग जंग में नहीं जीत सकते, कन्वेंशनल वॉर में नहीं जीत सकते, क्योंकि उन्होंने देखा था बांग्लादेश में 90,000 कैदी पकड़े थे हमने, उनके जनरल साहब ने ज़मीन पर हथियार रखे थे। और उन्होंने ज़ियाउल हक ने कहा कि 65 में हम नहीं जीत सके
71 में नहीं जीत सके, तो अब हमें ऐसी रणनीति बनानी है, ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम बिना लड़ाई करे भारत को ब्लीड करें। उन्होंने टेररिज्म का शुरू किया, ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स। तो आज की तारीख में आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान की जो सेना है वो कन्वेंशनल रेगुलर वॉर के लिए बिल्कुल ना तो तैयार है, ना ट्रेंड है, ना इक्विप्ड है, और ना उनकी साइकी है रेगुलर वॉर के लिए। और टेररिज्म की सिखलाई देने के लिए उनको अफसर भी उसी प्रकार के चाहिए जिनका दिमाग भी टेररिज्म में चलता हो। तो उसके लिए उन्होंने एक और तरीका निकाला कि जितने उनके अफसर जो आर्मी में भर्ती होते हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे हों, उनकी ज़रूरत ये है, एक स्ट्रीम बनाई ज़िया-उल हक ने। उसमें उन्होंने कहा कि उन लोगों को हम अफसर बनाएंगे जो कि मदरसे में पढ़े हैं, जो कुरान को जानते हैं और जो कुरान के ज़रिए अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, और उनको हम एक भर्ती करने के बाद आर्मी में जब भर्ती हो जाएंगे ऑफिसर स्ट्रीम में, तब उनको हम अफसर की ट्रेनिंग देंगे। तो उनकी जो सोच है, उनकी जो पूरी साइकी है, उनकी पूरी दिमाग की जो हरकत है वो एक जिहादी हरकत है। तो आप समझिए आसिफ मरीर उस स्ट्रीम से आए हुए हैं, उनका जो DGISI है वो भी उसी स्ट्रीम से आया हुआ है, और उनके जो आप मेजर जनरल देखते हैं जो उनके प्रेस ब्रीफिंग करते हैं वो भी उसी स्ट्रीम से आए हुए हैं। तो दे आर जिहादी लीडर्स टुडे। एक जिहादी आर्मी जिहादी लीडर्स के संग आज हमारे संग लड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये बनावट है। अब इसमें पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है, आपने सवाल पूछा बीच में कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की आर्मी से क्यों दुखी है। इस मारे दुखी है, वो तो सिर्फ टेररिज्म कर रहे हैं, वो तो अपनी ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, वो अपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, हथियारों का ट्रेड कर रहे हैं। उन्हें देशवासियों से कोई मतलब नहीं है। ऐसी हालात में पाकिस्तान आर्मी की कौन इज्जत करेगा? पाकिस्तान का जो नॉर्मल आदमी है, वहाँ तो सिर्फ आर्मी हेडक्वार्टर की मीटिंग अलग होती है और प्राइम मिनिस्टर छोटी मोटी मीटिंग अलग करते हैं, उसमें चीफ ऑफ आर्मी साहब तो जाते ही नहीं है। तो पाकिस्तान में दो सरकारें चल रही हैं। एक सरकार चलाता है उनका प्राइम मिनिस्टर जो कि इलेक्टेड तो है लेकिन उसके बाद पावर कुछ नहीं है, और दूसरा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसको कोई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है लेकिन सारी पावर उसके हाथ में है। तो इस हालात में पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान आर्मी से बहुत दुखी है। केवल यही नहीं, अब तो हमने ज़्यादा रिसर्च की तो मालूम चला कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो अफसर्स भी हैं वो भी विद इन दी आर्मी भी दुखी हैं। ये क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तान में अफसर बनने के लिए 2 अकेडमीज़ हैं। पाकिस्तान आर्मी में 2 किस्म के अफसर आ रहे हैं आजकल। एक तो उनकी रेगुलर अकेडमी जो है वहाँ से आते हैं, नॉर्मल एजुकेशन है उनकी, स्कूल कॉलेजेस के पढ़े हुए। एक उनकी ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट से आते हैं जो कि ये जिहादी स्ट्रीम वाले हैं। अब जो रेगुलर ऑफिसर्स हैं जो उनकी एकेडमी से आए हैं वो तो ये नहीं चाहते कि इस तरह से टेररिज्म को बढ़ावा किया जाए, और जो दूसरी स्ट्रीम वाले हैं वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। तो विद इन दी पाकिस्तान आर्मी आज एक कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उनके ऑफिसर काडर में। तो अभी लगता है हमें कि हो सकता है कि इस ऑपरेशन के बाद में शायद उनके वो अफसर जो कि टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते वो शायद अब बगावत तो क्या करेंगे लेकिन वो इसके बारे में कुछ बातचीत तो करेंगे ना कि साहब ये बंद कीजिए, आप टेररिज्म को बंद कीजिए, नहीं तो इंडिया ने तो सफ़ा सफ़ा कह दिया है कि एक और टेररिज्म करोगे तो हम बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लगता है हमें पाकिस्तान की आवाम के बीच में और आर्मी के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। एक तरह से अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ किस्म का रेवोल्यूशन हो जाए, कुछ किस्म की ऐसी हरकत पैदा हो जाए जिससे कि उनका आवाम फ़ौज के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, तब ये मसला और आसानी से हल हो सकता है। तो जो हम इस वक्त कहते हैं कि हमने उनको पूरा टोटल नष्ट क्यों नहीं कर दिया, जितना हमें अभी करना था उतना कर दिया, काफ़ी बाकी है, ये होगा। इसमें केवल भारत सेना को हिस्सा नहीं लेना पड़ेगा, भारत सेना हिस्सा लेगी लेकिन इसमें पाकिस्तान का अवाम भी हिस्सा लेगा, पाकिस्तान के और लोग भी हिस्सा लेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट बैठे हैं वो भी हिस्सा लेंगे, बलूचिस्तान में जो परेशान हो रखे हैं वो भी हिस्सा लेंगे, तालिबान जो आ रहे हैं अफ़गानिस्तान से ड्यूरेंट लाइन वो भी हिस्सा लेंगे। पानी भी एक तरफ से बंद हो गया है, इंडस वाटर ट्रीटी तो अभी चल रही है ना, जैसे उन्होंने कहा था कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। तो चारों तरफ से इस समय पाकिस्तान घिरा हुआ है।
बहुत सारी यूथ पहली बार ये वॉर देख रही है। 1999 कारगिल जो वॉर हुई थी, उसके बाद अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये ड्रोन वॉर हो रहा है, हुआ, और अब सीज फायर हो गया। अब ऐसे में यूथ जो है वो कंफ्यूज है कि वो अपने इमोशन को चैनलाइज कैसे करें। पहलगाम अटैक हुआ, सब जो यूथ थी उन्हें काफ़ी गुस्सा था। उसके बाद जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो जोश था कि भाई आतंकी ठिकानों को हम तबाह कर रहे हैं। फिर अब सीज फायर हुआ। देखिए, भारत में हर एक व्यक्ति आज बहुत गर्म हो रहा है। कोई भारत में ये सहन नहीं कर सकता कि हमारी 6 बच्चियों को आप विधवा बना दें। कोई सहन नहीं कर सकता। भारत का खून उबल रहा है। लेकिन इस किस्म लड़ाई, एक मैंने शुरू में कहा आपसे, एक खेल नहीं है। लड़ाई एक बहुत सीरियस मामला है। क्या हम ये चाहेंगे कि हमारे देश के भी बहुत सारे लोग मर जाएं? भाई देखिए, उनके पास भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। उनके पास भी हथियार हैं, उनके पास भी कुछ एमुनेशन, उनके भी कुछ और यंत्र होंगे जिससे हमें और हमारे पर डैमेज कर सकते हैं वो। तो क्या हम ये चाहते हैं? देखिए, असलियत में भारत क्या चाहता है? अपना नुकसान हो ही ना, उनके हमारा काम सीधा हो जाए। वॉर इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। उससे आपकी इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ जाएगा। जो इमोशंस हैं वो इस बात को नहीं सोच पाते ना। जो जो मेच्योर लोग कंट्री चला रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े मंत्रीज हैं, मिनिस्टर्स जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर है, ये सोच विचार करके तो प्रधानमंत्री को सुझाव देते हैं ना। और प्रधानमंत्री को सब डायरेक्शन में सोचना पड़ता है। आज भारत की इकॉनमी वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट 4th लार्जेस्ट इकॉनमी के माहौल पे खड़ी है। क्या हम चाहेंगे कि वहाँ से इकॉनमी हमारी गिर जाए? अगर आप लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, तो आपका भी तो इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा ना। जो अभी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या दिख रहा है आपको देश में? जो अभी भारत ने किया, एक दिन पहले दिन जब लड़ाई शुरू हुई थी, आपका स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट गिरा था। आज स्टॉक मार्केट कहाँ है? 2500-3000 हज़ार ऊपर है। इससे क्या जाहिर हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि जिस प्रकार से भारत ने एक्शन लिया है उससे हमारी इकोनॉमी और साउंड दिख रही है। उससे हमारी इकोनॉमी को और फायदा हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज 2500-3000 हज़ार पॉइंट बढ़ गया। तो सबसे बड़ी बात है, आज विश्व में हर एक देश क्या चाहता है? मेरी इकोनॉमी बढ़े, मेरे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, सबको एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले। तो हम ये तो नहीं चाहते नहीं सब बंद हो जाए। तो बच्चों को समझना चाहिए, गरम दिमाग से काम जरूर। गरम दिमाग होता है, हम फौजियों का गरम दिमाग करते हैं लड़ाई के टाइम में। उस समय जब अटैक करने जाते हैं हम आर्मी में, उस समय आप देखिए क्या जोश होता है। जो इन्फेंट्री जाती है अटैक के अंदर, वो क्या नारे लगा के जाती है, क्या क्या उनकी जय जयकार होती है। बोल बजरंग बली की जय, चढ़ जाते हैं पहाड़ियों पे। कारगिल में देखा था ना आपने। तो उस समय हम जोश दिलाते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो लेवल से लड़ाई को देखते हैं तो जोश भी चाहिए और संयम भी चाहिए और दिमाग चाहिए। कारगिल जंग की आपने बात की, कारगिल की कहानी पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर ये देखा गया है कि पाकिस्तान हमेशा भारत से पहले जंग छेड़ता है या फिर भारत पे कोई अटैक करता है, टेरर अटैक करता है। फिर होता क्या है कि जब हारने लगता है वो, तो या तो यूएन को बीच में लाता है या किसी वर्ल्ड लीडर जो है वो उसे बीच में लाता है। जैसे इस बार डोनाल्ड ट्रंप को बीच में लाया गया। मैं रोकता हूँ आपको यहाँ। ये सवाल बिल्कुल गलत है। इस समय सीज फायर भारत सरकार ने अपने टर्म्स के खुद किया है। प्लीज नोट इट। वर्ल्ड का कोई आउटसाइड लीडर नहीं है जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, चाहे जी जिनपिंग हो। इसमें किसी का हाथ नहीं है। जब भारत की सेनाओं ने, भारत सरकार ने पाकिस्तान की हालत खस्ता कर दी, तो पाकिस्तान हमारे पास आया कि सीज फायर कर लीजिए। किसी और देश का इसमें कोई रोल नहीं है। मीडिया उड़ाता है इसको, लोग वहाँ से बयान देते हैं, उसका कोई मायने नहीं है। सर, सीज फायर का ऐलान तो ट्रंप ने किया था। आप असलियत को जानिए। असलियत क्या है? 3:15 बजे दोपहर को हो गया था सीज फायर का डिस्कशन 2 DGMOs के बीच में। भारत सरकार ने सही समय पर उसको 5:30 बजे अनाउंस। ट्रंप साहब को पता लगा तो ये इनकी सीज फायर का डिस्कशन, और उन्होंने वहाँ से अनाउंस कर दिया। अरे भाई, ट्रंप साहब क्यों आप बात मानती हैं कि भारत सरकार की बात मानती हैं आप? जब सब भारत सरकार ने कंफर्म कर दिया है कि ट्रंप साहब का इसमें कोई रोल नहीं है,
कल को कोई और पुतिन साहब कह दे, कल शी जिनपिंग कह दे, कोई और कुछ कह दे कि जी हमने करवाया। अरे उससे हमें क्या मतलब, आपने करवाया, खुश रहिए, बहुत अच्छी बात है, हमको पता है। ट्रम्प ने पहले कहा भी था कि ऑपरेशन सिंदूर से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर अचानक से आके उन्होंने सीज फायर का ऐलान क्योंकि उन्हें पीस प्राइज चाहिए ना वर्ल्ड में, ही वांट्स टू गेट द नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो कुछ भी बोलेंगे, उनकी बात क्यों कर रहे हैं हम, इट इज नॉट रेलेवेंट। अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो यूएसए का क्या स्टैंड होगा? जो भी हो, इंडिया फर्स्ट, जो हमारे हित में होगा हम करेंगे। हम किसी की, आज की तारीख में हम किसी की नहीं सुनते हैं। देखिए वर्ल्ड इस वक्त दो हिस्सों में बटी हुई है, यूक्रेन और पैलेस्टीन की लड़ाई के बाद में। हम किस तरफ हैं? हम क्या रशिया और यूक्रेन की तरफ में किसी में हैं, या इस तरफ इसराइल? हम किसी की तरफ नहीं हैं। वी आर ऑन आवर ओन। हमारा इंटरेस्ट क्या है? आज भारत इतना शक्तिशाली बन चुका है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली एंड विद द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ भारत। आज भारत समझ रहा है कि हमारी जो ज्योग्राफी है, जो हमारी बनावट है इंडियन ओशन के अंदर, उससे वी आर ए वेरी स्ट्रैटेजिक कंट्री। वो भी हमारी एक बड़ी भारी एसेट है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज। हमें किसी और से मतलब नहीं, हमें अपने देश से मतलब है। अमेरिका क्या कहता है? कंट्री फर्स्ट। अब हम क्या कहते हैं? कंट्री फर्स्ट। ठीक है, जो हमें ठीक लगेगा हम करेंगे। रशिया के आप सैंक्शन लगा दीजिए, हमें सूट नहीं करता, हम वहाँ से तेल खरीदते हैं, रोक लो हमें तेल खरीदने से। खरीदा ना हमने तेल, हमारा ही तेल रशिया से खरीद के यूरोप में बेचते हैं हम। तो लेट अस बी वेरी क्लियर कि मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि ये पिछले 10-15 साल में भारत की छवि 180 डिग्रीज, क्या 360 डिग्रीज घुमा के भी बदल चुकी है। जस्ट से वन थिंग, इंडिया फर्स्ट, बस। जब हम इंडिया की बात करते हैं, और हमने ये देखा है कि कभी भी जब पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कोई अटैक होता है, कोई हमला होता है, तो असली खेल होता है उसके बाद मिलिट्री कू, तख्ता पलट। क्या इस बार भी हम ये देखेंगे कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो शहबाज शरीफ के का जो है वो तख्ता पलट कर सकते हैं? जी, कर भी सकते हैं। अगर आसिफ मुनीर इस वक्त इतने पावरफुल हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी ब्रीफिंग सुनने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर जाता है बनस्पत उनके, उसको चीफ ऑफ आर्म्स को बुलाने के लिए, तो पाकिस्तान में तो कई दफ़ा हो चुका है ना कू। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कू की। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कू करने के लिए उसके पास बहुत सारी पावर होनी चाहिए, जो आज हम समझते हैं कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी आर्मी के अंदर थोड़ी सी अनबन है। उसकी जी, उसकी पॉपुलेशन काफ़ी पाकिस्तान आर्मी के बरखिलाफ है। ऐसे में वो कू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, हो सकता है वो करने की कोशिश करें, कू कर भी दें। और अगर जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि आर्मी को नहीं होता है और सीज फायर का जो पीरियड मिलता है पाकिस्तान को, क्योंकि अभी उन्हें दुनिया से एक एड भी मिला है $1 बिलियन का, तो अगर इस पीरियड के अंदर पाकिस्तान जंग की तैयारी करता है तो भारत के जो सेनाएं हैं, चाहे वो आर्मी हो, हमारी एयरफोर्स हो, नेवी हो, हमारी क्या तैयारी है और हमारा डिफेंस सिस्टम है वो कैसे कैसे अपग्रेड हो रहा है? हमारा डिफेंस सिस्टम कंटिन्यूसली अपग्रेड हो रहा है। हमारे मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स आर इंडिजिनस। आत्मनिर्भर भारत मत भूलिए। पाकिस्तान क्या तैयारी करेगा? पाकिस्तान को इस समय हथियार, मॉडर्न हथियार कौन देगा? और समझिए, देखिए, मॉडर्न हथियार एक चीज़ होती है, उसको चलाना भी तो आना चाहिए। तो वहाँ से हाई टेक इक्विपमेंट देकर कोई बेच भी दे, पहली बात तो कोई बेचेगा नहीं। बेचने वाला सिर्फ एक चाइना है, जिसका इक्विपमेंट हमने देख लिया सब जगह फेल हो गया। उसके जहाज़ फेल हो गए, उसका सारे रडार्स फेल हो गए, उसका सारा इक्विपमेंट फेल हो गया। तो इस समय कितना बढ़ा लेगा? अवश्य थोड़ा बहुत उसको एड मिल जाएगी। दोबारा जो उसका एमिनेशन ख़त्म हुआ है, जो खराब उसको नुकसान हुआ है, शायद चाइना की तरफ से उसको मिल जाए, टर्की की तरफ से और कोई ड्रोन्स वगैरह में अवश्य मिल जाएंगे। लेकिन इस पीरियड में जब वो ये कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? आप सोचते हैं हम तैयारी नहीं कर रहे? जो हमारा एमिनेशन एक्सपेंडिचर हुआ होगा उसको हम रिप्लेनिश कर रहे हैं। जो हमारी लड़ाई के हालात में कुछ खामियां हुई होंगी ना, शॉर्टफॉल हुई होंगी हमारी भी, तो उसको हम सही करेंगे।
और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये एक पीरियड जिस प्रकार से पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है, जो आप सोच रही हैं, उसी प्रकार से भारत भी तो ये कर सकता है, कर रहा है, होगा, कर रहा है। लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, सीज फायर हुआ है। जो चीज़ें अभी हमें शॉर्टफॉल रह गई हैं उनको पूरा कीजिए, जहाँ खामियाँ रह गई हैं उसको बताइए, उसको पूरा करेंगे। आपको कोई और इक्विपमेंट की ज़रूरत है उसको मंगवाएंगे और कोई डेवलप करेंगे। जो एमिनेशन खर्चा हो गया उसको रिप्लेनिश करेंगे। कहाँ 2-4 जगह जहाँ अगर गैप्स रह गए उनको हम फुल करेंगे। तो जितनी तैयारी पाकिस्तान कर रहा उतनी तैयारी हम भी तो कर रहे हैं। मसला वहीं रहा। देखिए, कन्वेंशनल वॉर वो कर नहीं सकता, ना वो करने की ताकत रखता है, ना उसकी सिखलाई है, ना ज़ियाउल हक उनको बता के गए। हम तो कन्वेंशनल वॉर भी कर सकते हैं ना। हमारे पास तो कन्वेंशनल वॉर की पूरी ट्रेनिंग है, पूरी सिखलाई है, पूरी सोच है, पूरी फोर्सेस है, पूरा सामान है। तो सर आपने आर्मी की बात करी और हम ये देखते हैं आपके एक्सपीरियंस से कि आपने आर्मी ज्वाइन की, 40 सालों से भी ज़्यादा सर्व किया जी। और जब आप इनरोल हुए तो सबसे फर्स्ट गोरखा राइफल्स में। आर्मी में एक कहावत है कि अगर किसी को मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है और या फिर वो गोरखा है। भारत सेना में जिस प्रकार से गोरखा है, उसी प्रकार से सिख भी हैं, उसी प्रकार से डोगराज भी हैं, उसी प्रकार से मराठास भी हैं, उसी प्रकार से राजपूत भी हैं। सब ये दीज आर ऑल फाइटिंग कॉम्स। ये सब कॉम लड़ती हैं। आपने वहाँ सिखों का नहीं देखा कि एक सिख लाख आदमियों को मार सकता है? सुना है ना ये? 1.25 लाख से 1.25 लाख। जी। गोरखाज आर वेरी स्ट्रांग पीपल। वो खुखरी से लड़ते हैं अभी भी। खुखरी। हर एक आप देखिए खुखरी में उनके पास अभी भी है, क्लोज क्वार्टर बॉटल में। वेरी गुड। 4 साल में डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री रहा हूँ। मैंने 40 साल में 17 साल गोरखास के संग सर्विस की है और 22-23 साल मैंने पंजाब रेजिमेंट सिख और डोगरस के सर्विस की है। और जब मेरी पोजीशन थी डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्फेंट्री, मैं सारे इन्फेंट्री रेजिमेंटल्स से जानकारी रखता हूँ। हर एक काइंड ऑफ ट्रुप से इंडिया में जानकारी रखता हूँ। ईच रेजिमेंट हैज़ गॉट इट्स ओन कल्चर, इट्स ओन सिखलाई, इट्स ओन वॉर क्राई। आयो गोरखाली इज द वॉर क्राई ऑफ द गोरखा। ज्वाला माता की जय, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। ये सुनिए ना आपने? तो दीज आर वॉर क्राइज ऑफ ऑल दीज हमारी इन्फेंट्री। भारत और पाकिस्तान 4 वॉर हुए हैं मेजर। उसके बाद से हम इंडिया और पाकिस्तान के वॉर्स की अगर बात करें और इंडो चाइना वॉर्स की अगर बात करें, इंडो चाइना वॉर प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, प्रधानमंत्री थे 1965 में लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद फिर वॉर हुआ 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कारगिल की भी बात कर लेते हैं 1999 अटल बिहारी वाजपेयी, और अब प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो क्या डिफरेंस पाते हैं सिचुएशन को डील करने में इन सब में आप? नेहरू साहब का अपना स्टाइल था। नेहरू साहब को आप कंडेम बिल्कुल नहीं कर सकते टोटली, लेकिन उन्होंने गलती भी बहुत की। अगर वो यूनाइटेड नेशन में नहीं जाते कश्मीर के इशू में, तो शायद कश्मीर में वो हालत नहीं होते जो आज हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं होता, पूरा कश्मीर हमारे पास होता। उसके बाद इंदिरा गांधी ने लड़ाई लड़ी, 65 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने लड़ाई लड़ी। हमने काफ़ी इलाका कब्ज़ा किया पाकिस्तान का, उन्होंने कुछ उनको वापस करना पड़ा। उसके बाद इंदिरा गांधी ने लड़ाई की, बांग्लादेश को लिबरेट कराए, 90,000 कैदी पकड़े, उन्होंने 90,000 कैदी वापस कर दिए। उसके रिटर्न में कुछ खास दिया नहीं। हो सकता था कि उस समय हम इंटरनेशनल बॉर्डर कश्मीर इशू को शॉर्ट सेटल कर सकते थे। कारगिल वॉर हुई, कारगिल वॉर में पाकिस्तान फिर पिट कर गया, वापस भेज दिया उसको, लेकिन उस समय हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं की। वाजपेयी जी थे। हालात होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, उनके कंपल्सन होते हैं। उस चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए ये सोचिए कि इसमें से किसने लड़ाई जीती, किसने हारी, हारने की वजह क्या थी, जीतने की वजह क्या थी, टोटल विक्ट्री की वजह क्या थी। आज तक हमने सारा सामान इक्विपमेंट जो आर्म फोर्सेस का था वो इम्पोर्ट करते थे, बाहर से आता था। हमने देखा कि बाहर से आने के तो इसमें तो हम स्ट्रॉन्ग नेशन बन नहीं पाएंगे। तो पिछले 5-7 साल से आप देख रही हैं कि आधे से ज़्यादा सामान जो भारत सेना बनाती है वो भारत में ब्रह्मोस मिसाइल भारत में बनता है, आकाश मिसाइल भारत में बनता है, ड्रोन्स भारत में बनते हैं, आर्टिलरी का एमिनेशन भारत में बनता है, आर्टिलरी की गन भारत में बनती है, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बनते हैं, सबमरीन भारत में बनती है, नेवल शिपयार्ड में शिप्स भारत में बनते हैं। तो दीज आर चेंजेस। ये सोचने की बात है कि भारत में इस प्रकार की
शक्ति किस तरह से आई है? क्योंकि हम अपने आप पर एक सेल्फ कॉन्फिडेंट नेशन बन गए हैं। हम ये समझ गए हैं कि हम हर एक वर्ल्ड के हथियार खुद बना सकते हैं, हम खुद डेवलप कर सकते हैं। हमारा एचएएल जो एयरफोर्स है वो जहाज़ों को डेवलप कर रहा है। हमारा डीआरडीओ किस किस्म के यंत्र डेवलप कर रहा है। जितना रडार सिस्टम आप देख रही हैं डीआरडीओ को बनाया हुआ है। तो दीज आर द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन लास्ट 10-15 ईयर्स। एंड अभी आप देखती चलिए, ये लड़ाई से ये काम यहाँ रुक गया ऐसा नहीं होगा। India will become a very powerful nation for military technology and the armed forces will only become stronger. इस सब को होते हुए हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी। जो हथियार भारत ने बन रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल ही है, वो बाहर के देश हमसे खरीद रहे हैं। हमारे से वियतनाम खरीद रहा है, फिलीपींस खरीद रहा है, हमारे से जो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो विदेश खरीद रहा है। उससे हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूवमेंट हो रही है, उससे हमारा इक्विपमेंट तो बन ही रहा है। एमिनेशन की हमें जो ज़रूरत पड़ती है भारत में बन रहा है। आजकल राइफलें भारत में बननी शुरू हो गई हैं। सो बहुत नई नई चीज़ें हो रही हैं भारत के अंदर। सर 40 साल आपने आर्मी को सर्व किया, हम शॉर्ट में आपके एक्सपीरियंस को जानना चाहेंगे। देखिए 40 साल का एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है और मैं ये बड़े गर्व से कहता हूँ कि जितने क्रिटिकल मोमेंट्स मेरी सर्विस के अंदर आए हैं भारत सेना में, उसमें कहीं ना कहीं मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। 62 लड़ाई में तो खैर इतना इन्वॉल्व नहीं हो सके थे, हम 62 में तो कमीशन ही हुए थे। चाइनीज़ लड़ाई तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी उसके बाद। लेकिन फिर भी जो लड़ाई के बाद हम नीफा में पहली पोस्टिंग हुई थी, वो हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिला माउंटेन वॉरफेयर में। अरुणाचल प्रदेश जिसको कहते हैं आज, कि हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई तवांग वगैरह में किस प्रकार से होती है। तो मुझे सेकेंड लेफ्टिनेंट के टाइम में एक्सपीरियंस मिला। उसके बाद हमको और एक्सपीरियंस मिलता रहा आगे चल के, जबकि 65 की लड़ाई और ख़ास तौर से 71 की लड़ाई हुई। 71 की लड़ाई में हम मेजर थे, 9-10 साल की सर्विस थी। हम वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान के अटैक कर रहे थे। 7-8 अटैक हमने किए अपनी बटालियन के साथ। वो तो बटालियन ने कब्ज़ा किया, बटालियन को बैटल ऑनर्स मिली। अटैक पे किस तरह जाते हैं, अटैक में किस तरह से कार्रवाई, तो एक्सपीरियंस हुआ एक। उसके बाद भारत सेना गई श्रीलंका एज पार्ट ऑफ IPKF। उसमें मैं ब्रिगेडियर था। वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि इंसर्जेंसी में इस तरह से किस तरह से लड़ाई की जाती है। बीच में मुझे एक टेन्योर मिला नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG में, जब 1980 में नई नई खड़ी हुई थी। उस समय हम लोगों ने टेररिज्म पे बहुत स्टडी की वहाँ पे, तो टेररिज्म का एक्सपीरियंस मिला मुझे वहाँ से। उसके बाद जब और आगे चले तो मुझे डेजर्ट में काम करने का मौका मिला। मुझे पंजाब के फ्रंट पे मौका मिला। मैंने बटालियन कमांड की एक लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान के अगेंस्ट। मैंने ब्रिगेड कमांड की श्रीलंका में। मैंने डिवीज़न कमांड किया राजस्थान के डेजर्ट्स पे। मैंने कोर कमांड की पंजाब राजस्थान बॉर्डर पे। और बीच में जब NSG में था तो मैंने एक नई वहाँ एक संस्था खड़ी हुई थी, एंटी हाईजैक फोर्स। एंटी हाईजैक फोर्स मैं एंटी हाईजैक फोर्स का कमांडर था। वो सिखलाई का मौका मिला। तो जितने एक्सपीरियंस मिल सकते थे वो बहुत मिले और उनसे मुझे लगता है कि मैं बड़ा सेटिस्फाइड रहा कि मुझे सब किस्म की एक्सपीरियंस की अपॉर्चुनिटी मिली। एंड यस, ऐसा कोई मिशन आप हमें बता सकते हैं जो आपको लगा हो कि आपकी लाइफ का सबसे टफ मिशन है और आपको लगा हो कि अब तो बचना मुश्किल है? देखिए 1971 की लड़ाई में जब मैं मेजर था और शायद फिफ्थ या सिक्स्थ अटैक हम लोग कर रहे थे पाकिस्तान पोस्ट पे, तो एक माहौल ऐसा आया कि वहाँ पे उस पोस्ट को कब्ज़ा करना तकरीबन नामुमकिन था। तो हमने उसकी एनिमी साइड से जाके क्लाइम किया, उसको सारी रात मार्च की, सुबह सुबह फर्स्ट लाइट पे उसको अटैक किया। उस समय डिफाइनिंग मोमेंट था मेरी लाइफ का। अगर मैं चूक जाता और मैं किसी वजह से अटैक में शायद ना जा पाता तो मेरी हिस्ट्री बदल जाती। वहाँ से गोली आ सकती थी। हमने एक एक्शन लिया, उस समय के दिमाग चला होगा और उसने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। हम उस पहाड़ी पर कैप्चर कर पाए। उसकी वजह से हमारी बटालियन को बैटल ऑनर मिली। तो एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था वो एज ए मेजर। सीनियर रैंक्स में तो बहुत एक्सपीरियंस होता ही होता है, लेकिन जिसमें फिज़िकल प्रॉब्लम भी हो ना, उस लड़ाई के बेसिस पे जो हम जिसकी बात कर रहे हैं,
एक पिक्चर बनी जिसका नाम था लक्ष्य। और लक्ष्य में आपने कई सीन देखे होंगे अगर आपने पिक्चर देखी है, कि वहाँ पर भी आप देखेंगे पिक्चर में कि उन्होंने जो अटैक किया ऋतिक रोशन ने, वो दुश्मन की पिछली साइड से पहाड़ी पर किया, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल था चढ़ना। वो वही सिचुएशन थी जो 71 में हमने देखी। उस एक्सपीरियंस पे ये पिक्चर का एक सीन बना। आपने ये भी एक सीन देखा जो अखबारों में निकल रहा है आजकल। सूबेदार मेजर था एक, और एक ऋतिक रोशन कैप्टन थे। तो सूबेदार मेजर ऋतिक रोशन से कहते हैं कि कैप्टन साहब याद रखना, ये पाकिस्तानी एक दफ़ा हार जाते हैं दोबारा वापस आते हैं। वो पिक्चर में आए भी थे। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। एक किस्सा जो जंग के दौरान कि आपको लगा हो कि कोई अपना साथी आपने खो दिया। 16 दिसंबर 1971 हम रात को 9 बजे मार्च शुरू की कैप्चर करने के लिए ऑब्जेक्टिव, जो सुबह कैप्चर हुआ। हम लोग रात को एडवांस कर रहे हैं पहाड़ी इलाके में, 3 जने साथ चल रहे हैं इस तरह से। उसमें एक लेफ़्ट साइड में एक कैप्टन साहब हैं, बीच में एक हवलदार है, मैं इधर हूँ। रात है, तीनों चल रहे हैं, छोटी मोटी बात भी कर रहे हैं। सडनली चलते चलते लगा कि एक आदमी बात नहीं कर रहा, नहीं सुन रहा। तो बीच में जब देखा तो बीच वाला व्यक्ति था वो मिसिंग था। कहाँ गया भाई आदमी? कहाँ गया पता नहीं कहाँ गया, अभी तो हमारे संग चल रहा था। अरे भाई यहीं तो हुआ, कहीं तो देखो सही। जब देखा मुड़ के पीछे तो उसकी लाश पड़ी है। दुश्मन की तरफ से गोली आई, उसके माथे पे लगी, वो नीचे गिर के वहीं मर गया। 2-2 फीट दूर में एक कैप्टन साहब एक मैं इधर खड़े हैं, हम चलते रहे, कुछ नहीं हुआ। तो एक पुरानी कहावत है, अगर इस गोली पे आपका नाम नहीं लिखा है तो आपको ये गोली कुछ कर नहीं सकती। अगर इस गोली पे आपका नाम लिखा है ना तो आपको कोई बचा नहीं सकता। इससे बड़ा एक्सपीरियंस वॉर में और क्या हो सकता है। वॉर के एक्सपीरियंस में हमने ये कई बार देखा है कि जब भारत के जो सोल्जर्स हैं वो जीत जाते हैं और पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं जो युद्ध बंदी बनते हैं, जिसे हम कह सकते हैं, जैसे कि 1971 में भी आपने बताया कि सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था। तो पाकिस्तान के सोल्जर्स से कभी बात हुई है और क्या बताते हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के बारे में? पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स पाकिस्तान आर्मी के अफसरों से बहुत परेशान रहते हैं। हमारे अफसर जो हैं एक सोल्जर के संग मिल के रहते हैं। हम सोल्जर के संग लंगर में खाना खाने के लिए कोई परेशानी नहीं है, इनफैक्ट एंजॉय करते हैं जवानों के संग खाना खाने में। पाकिस्तान आर्मी के अफसर अपने जवानों के संग इतना मिलजुल के नहीं रहते। उनकी साइकी फ़र्क है, डिक्टेटोरियल साइकी एक तरह से उनकी। भारत के अंदर अफसर का आर्डर और जवान का आर्डर बहुत मिलजुल के रहता है। रिलेशनशिप एक जवान की और एक अफसर की बहुत क्लोज रिलेशनशिप होती है। पाकिस्तान की जो आर्मी है हर बार हारती है, इतना एरोगेंस कहाँ से उनमें क्यों है? ये तो उनकी जो सिखलाई है, जो उनकी रिलीजियस सिखलाई है, उसकी वजह से। वो तो ये कहते हैं ना कि सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी तो हम हैं इस्लामी। ये तो क्या कहते हैं उनको, हिंदुओं को क्या कहते हैं वो? काफिर। काफिर। तो वो उनको एक सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अब धूल में मिल चुका है। अब तो वो एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। 1971 की ही हम बात कर लें, उस वक्त बहुत मेजर रोल रहा था इंडियन नेवी का भी। और अब जो इंडियन नेवी है, हमारी नेवी है, इस बार क्या रोल प्ले कर सकती है और कितनी रेडी है? इंडियन नेवी का रोल बहुत अहम रहा था 71 वॉर में, उससे कम नहीं बल्कि ज़्यादा रोल है अभी। पहले दिन ही आपने अखबारों में सुना होगा और देखा होगा कि और कुछ हुआ ना हुआ, भारत नेवी की नेवल फोर्सेस, कैरियर बेस्ड फोर्सेस अरेबियन सी के अंदर पोजीशन में पहुंच गई थी। याद है आपको अभी? एंड दे वर फुल्ली बैटल रेडी। वो चाहते तो किसी समय भी पाकिस्तान के कराची हार्बर को नष्ट कर सकते थे। पाकिस्तान की नेवी कम्प्लीटली सरप्राइज हो गई थी। और उस समय जो जिस प्रकार की नेवी ने डिप्लॉयमेंट की इस बार, उसके डिप्लॉयमेंट के बाद पाकिस्तान नेवी कभी सी में आ ही नहीं सकती थी।
दे वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड विद इन द डॉक्स। इंडियन नेवी के पास आज एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारे पास जहाज़ हैं, किस्म किस्म के मिसाइल्स हैं। जो मिसाइल्स नेवी के पास हैं, दे आर वेरी डेडली मिसाइल्स। इट्स व्हाट वी कॉल एज ब्लू वाटर नेवी। अगर वो पूरा पाकिस्तान के आगे एक ब्लॉकेड लगा दें तो ना वो कोई जहाज़ अंदर आ सकता, ना कोई जहाज़ बाहर जा सकता है। ये काबिलियत रखती है हमारी नेवी। पाकिस्तान की नेवी की मदद की है टर्की ने। चाइना की बात करें, खुलकर बयान दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। भारत के लिए सिर्फ इजराइल का सपोर्ट आया है। तो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के दोस्त तो आ गए, भारत के कहाँ हैं? भारत के दोस्त सब यहीं पर हैं। भारत के सब दोस्त हैं और दोस्ती अब और बढ़ेगी। देखिए, पूरा विश्व इस वक्त किस चीज़ से दुखी है? टेररिज्म से दुखी है। इस वक्त केवल हम भारत के लिए टेररिज्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम तो एक विश्व के लिए टेररिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा विश्व ये मानता है कि पाकिस्तान इज़ द नर्सरी ऑफ टेररिज्म। जितने टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं, चाहे लंदन में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, सबकी जो बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान में मिलेगी आपको। पाकिस्तान इज़ दी ओनली कंट्री विच इज़ रनिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ टेररिज्म, भावलपुर में, मुरीदके में। तो इस समय टेररिज्म अगर भारत ने पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया, जो ख़त्म कर देंगे हो गया और हो जाएगा, वो तो पूरा विश्व हमारा दोस्त ही बनेगा कि बहुत बहुत धन्यवाद भारत, आपने हमारी भी जान छुड़वाई इन सब से। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के जो आर्मी थी वो टेररिस्ट के जनाजों में जा रही थी। ये फ़ोटोज़ वीडियोस वायरल हुए। उसके बावजूद भी आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन की मदद दे दी। तो क्या ऐसा है कि कुछ देश पाकिस्तान के जो आतंक को इसलिए पाल रहे हैं ताकि भारत को सुपर पावर बनने से रोका जा सके? हो सकता है, यस, व्हाई नॉट, पर इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे ना। और जहाँ तक कि आपने कहा कि पाकिस्तान को पैसा मिला है, जो पैसा पाकिस्तान को भी मिला है, वो पैसा क्या वो अपने देश की तरक्की में इस्तेमाल करेंगे, या उसको हथियार एमिनेशन में स्पेंड करेंगे, या उसको हाफिज शहीद को दे के टेररिज्म को बढ़ावा करेंगे? ये देखेंगे हम क्या होता है। अगर जो ये पैसा जिस वजह से मिला है उनको, उसकी वजह क्या है कि उनके देश में बुरी हालत है, खाने को खाना नहीं है, पानी नहीं है, पीना नहीं, बुरी हालत है, पेट्रोल नहीं है, तेल नहीं है। उसलिए उनकी जनता के लिए ये पैसा मिला है। उनको ये पैसा हथियार खरीदने के लिए नहीं मिला है, उनको ये पैसा हाफिज सईद की जो तंजीम है उनको देने के लिए नहीं मिला है। अगर उनको देंगे तो जो अभी तो इनको एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है ना। देखेंगे आईएमएफ, देखेंगे वर्ल्ड पास की किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। इसके सारा पैसा उन्होंने हथियारों में लगा दिया तो फिर देखिए क्या होता है। एक तो देश की तरफ से बगावत होगी, एक उससे फिर अगला नहीं होगा। और भारत की कंटिन्यूस तैयारी रहेगी कि किसी प्रकार से हम पाकिस्तान को एफएटीएफ में दोबारा से ब्लैक लिस्ट में नहीं तो ग्रे लिस्ट में लेकर आए। जब हम सुपर पावर की बात करते हैं, एशिया में सुपर पावर में अगर इंडिया का कंपटीशन कहीं है तो वो है चाइना। अब अगर भारत और पाकिस्तान में अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो क्या चाइना और बांग्लादेश मिलकर इंडिया के चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टारगेट कर सकते हैं? अवश्य कोशिश करें, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो इस वक्त टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी है उसमें उस ईस्टर्न कमांड जो है हमारा, वो इसके लिए सतर्क है। बांग्लादेश के बरखिलाफ़ भी अगर वो कुछ करने की कोशिश करते हैं, और चाइना के भी। अब जहाँ तक चाइना का सवाल है, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि चाइना एक दफ़ा ईस्टर्न लद्दाख में पिट चुका है। उसने ये सोचा था कि मैं 90,000 फौज ले जाऊँगा वहाँ तो भारत वहाँ पे पिघल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हमने बराबर की चोट पैदा कर दी ना। हमने 90,000 होने हमने भी 90,000 खड़े कर दिए वहाँ। क्या हुआ? उसका गलवान में पिट के गया ना वहाँ से वो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दोनों की जो फ्रंट है, जैसे पाकिस्तान की बॉर्डर होती है इंडिया के साथ, चाइना की बॉर्डर होती है, इन दोनों बॉर्डर में मेजर फर्क क्या होता है? बॉर्डर पे हालात कैसे होते हैं? देखिए, चाइना के संग बॉर्डर माउंटेनस है, पाकिस्तान के बॉर्डर माउंटेनस भी है, प्लेन भी है, डेजर्ट भी है। पाकिस्तान का बॉर्डर कहाँ से शुरू होता है? कश्मीर से शुरू होता है ना, सियाचिन से बल्कि शुरू होता है। माउंटेन टेरेन चलती रहती है कश्मीर वैली के अंदर, और तकरीबन अखनूर जम्मू तक वो माउंटेन है। उसके बाद प्लेन्स आता है पंजाब तक का, उसके बाद डेजर्ट का राजस्थान आता है। राजस्थान। चाइना के संग आप ईस्टर्न लद्दाख से देखें, पूरा एंड ईस्ट तक सब माउंटेन टेरेन है। तो वी आर फाइटिंग चाइना इन अ माउंटेन वॉरफेयर।
वी आर फाइटिंग पाकिस्तान इन मल्टीपल टाइम्स ऑफ वॉर टेरेन्स। पहले फ्रंट फेस टू फेस वॉर होते थे, अब टेरर अटैक होता है। और टेररिज्म के बारे में आपसे बेहतर हमें शायद ही कोई बता पाए। देखिए, टेररिज्म एक ऐसा वेपन है, टेररिस्ट का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? टेररिस्ट का सबसे बड़ा हथियार होता है टेरर पैदा करना। टेरर किस तरह से पैदा होता है? ऐसी हरकत करना जिससे अगला आदमी घबरा जाए। अगर हमने किसी को गोली मार के ख़त्म कर दिया तो क्या टेरर हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने उसको बात करके उससे पूछा कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, और उसकी बीवी उसके संग बैठी है, और उसको मारी गोली, उसकी फ़ोटो ली है, उस फोटो पब्लिश हो रही है, सारा विश्व को दिखाते हैं वो। ये जो पैलेस्टीन के अंदर हुआ ना अभी, गाज़ा का और हमास का और इज़राइल का झगड़ा, इजराइल का। उन्होंने क्या किया? जब पकड़ा लोगों को तो उनको जो उनके संग गलत व्यवहार किया, लेडीज़ के संग गलत व्यवहार किया, बच्चों को सिगरेट से जलाया और उसकी फ़ोटो खींच के वर्ल्ड में दिखाई। ये है टेररिज्म का तरीका। टेररिस्ट एक तो एक्ट करते हैं, दूसरा उस एक्ट को पब्लिसाइज करते हैं पब्लिक को डराने के लिए। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जब आप मिलिट्री में होते हैं और फिर आर्मी सर्व करने के बाद जब आप रिटायरमेंट लेते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट क्या लाइफ होती है? देखिए, आफ्टर रिटायरमेंट अगर आपकी सेहत अच्छी रहती है, जो आपके अपने हाथ में कि सेहत को अच्छा रखें, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप गेम्स एंड स्पोर्ट में ध्यान दे सकते हैं, आप किताब लिख सकते हैं, आप डिबेट्स में हिस्सा ले सकते हैं, आप कई किस्म के काम कर सकते हैं। जो आपकी हॉबीज़ हैं उनको करिए आप। तो रिटायरमेंट इज़ अनदर फेज ऑफ लाइफ विच इज़ अ रियलिटी। मैं ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान के जो रिटायर्ड सोल्जर्स होते हैं, क्या कभी बातचीत हुई है कि इंडिया में लाइफ ज़्यादा अच्छी है, काश हम भी भारत का हिस्सा होते? देखिए, पाकिस्तान के अफसरों की लाइफ तो बहुत अलग अलग तरीके की है। पाकिस्तान के अफसर्स जो हैं, ख़ास तौर से सीनियर अफसर्स, वो इतने अमीर हैं कि उन लोगों की प्रॉपर्टीज़ अमेरिका में हैं, यूके में है, कहाँ कहाँ है। उनके सब बच्चे बाहर पढ़ते हैं, छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनका कोई पाकिस्तान आर्मी का अफसर ऐसा नहीं जिसके बड़े बड़े घर ना हों, सब फार्म लैंड मिलती है। तो उनके ऑफिसर्स तो एक बहुत अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं रिटायरमेंट के बाद, और काफ़ी हद तक तो उनको कुछ ना कुछ नौकरी मिलती रहती है। वो तो किस्म किस्म की इंडस्ट्री चलाते हैं। तो आर्मी ऑफिसर जो पाकिस्तान के हैं वो इंडियन आर्मी ऑफिसर से उनका कोई कंपैरिजन, तभी तो उनकी फ़ौज परेशान रहती है, तभी तो उनका जो सोल्जर्स हैं दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद देयर ऑफिसर कार्डर, बिकॉज ऑफिसर कार्डर्स आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। ओके, आर्मी में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो आपके जूनियर थे उस वक्त पे, जो अब सीनियर पोजीशंस पे होंगे, क्या किसी वॉर लाइक सिचुएशन में या किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अभी भी वो एडवाइस लेते हैं? एडवाइस हम देते नहीं हैं। अब वो लें ना लें, हम एडवाइस नहीं देते, क्योंकि अब देखिए टेक्नोलॉजी बदल गई है, हथियार बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं, सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं। हम 25 साल पहले जो करते थे वो आज शायद फ़र्क हो गया है। हमारे टाइम में तो कोई ड्रोन्स नहीं थे ना, हमने तो कभी ड्रोन देखा ही नहीं। 23 साल पहले ड्रोन कहाँ था? ड्रोन तो अभी आने शुरू हुए ना कुछ दिन पहले। इस किस्म के मिसाइल्स कहाँ थे? तो आज की टेक्नोलॉजी, आज की जो तरक्की हुई है, वो आजकल के ऑफिसर बेहतर जानते हैं हमसे। हम तो अपने टाइम की बात बता सकते हैं 25 साल पहले क्या होता था। 25 साल इज़ अ लॉन्ग पीरियड, इसमें बहुत बदलाव हो गया। तो इज़्ज़त करते हैं हमारी आज के सर्विंग ऑफिसर्स, सब इज़्ज़त करते हैं, जानते हैं हम लोगों को। उन लोगों ने सबने देखा है, वो यंग कैप्टन होंगे जो हम लोग जनरल्स थे, इज़्ज़त करते हैं। लेकिन ना उन्हें एडवाइस की हमसे ज़रूरत है, ना उन्हें एडवाइस देते हैं। कश्मीर के मुद्दे पे हम बात कर लेते हैं कि आपके वक्त का कश्मीर और आपके वक्त का कश्मीर का बॉर्डर, लोकल कश्मीरी और आज कितना फ़र्क पाते हैं आप? बहुत फ़र्क हो गया। देखिए, जब मैं मेजर जनरल था नॉर्दर्न कमांड में 92 में 93 में, उस समय वहाँ पे आतंकवाद शुरू हुआ था, टेररिज्म शुरू हुआ था। तो उससे पहले काफ़ी पीसफुल था कश्मीर। लेकिन हमारे होते होते हमने देखा 1993, 94, 95, 96, मैं 96 में वहाँ से गया बाहर कोर कमांडर बन के। उस समय टेररिज्म पीक पर था, हालात बहुत बदल गए थे।
वो हमने देखा है अपने आप। लेकिन इसी को अगर मैं कंपेयर करूं कि 1979 जब मैं एक बटालियन कमांडर था, लेफ्टिनेंट कर्नल, तब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैं सीओ था। तब तो ऐसा कुछ नहीं होता था। हम बिल्कुल फ्रंट लाइन में थे, बिल्कुल हमारे सामने पोस्ट पाकिस्तान के पोस्ट थे। धूप में हम लोग छत पे बैठ के आराम से बैठे रहते थे, वो भी बैठे रहते थे, कोई गोलाबारी नहीं होती थी। छोटी मोटी कभी इन्फिल्ट्रेशन हो जाए तो हो जाए, लेकिन आज की तारीख में तो वहाँ बिल्कुल माहौल बदल चुका है। तो इट्स ए मेजर चेंज जो हमारे टाइम का चेंज है। जस्ट स्पेशली जब तक हम जब मैं मेजर जनरल बन गया, तब से ये मैंने देखना शुरू किया किस तरह से कश्मीर के अंदर हालात बदलने शुरू हुए। कश्मीर में टेररिज्म पूरी दुनिया देख रही है। जब हम बात करते हैं कि अब उस पर काउंटर अटैक का, तो इंडिया ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि अगर आप कोई आतंकी हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे। क्या पहले भी ऐसा होता था कि भारत जवाब देता है, या फिर अगर पहले इस तरह के एक्शन नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? क्या आर्मी की तरफ से कभी डिमांड आई कि हमें सरकार परमिशन तो दे, हम करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक, हम करेंगे ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ? देखिए, असलियत इसकी ये है कि पहली दफ़ा, और जिसको आज हम लोग कहते हैं सिंदूर डॉक्ट्रिन, नहीं जो टर्मिनोलॉजी आज हुई, सिंदूर डॉक्ट्रिन, कि अगर तुम हम पर टेररिज्म की कुछ हरकत करोगे तो नो होल्ड्स बार हम पूरी ताकत लगा के तुमको बर्बाद करेंगे। पहले क्या होता था, हमारी अभी 4 साल पहले जब हम लोगों के ऊपर पुलवामा में अटैक हुआ था, तो हमने बालाकोट पे जाके मारा था। एक ही दफ़ा एक रात का अटैक हुआ था, मिस किस्सा ख़त्म हो गया। उससे पहले एक हुआ था उरी गए थे एक रात को, याद होगा आपको। लेकिन वो एक टेक्नोलॉजी, एक स्ट्रैटेजी थी। आज की स्ट्रैटेजी को देखिए, पूरा बॉर्डर एक्टिवेट कर दिया, पूरे उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स उनको बर्बाद कर दिया, भावलपुर को बर्बाद कर दिया, सबसे नीचे मुरीदके को बर्बाद कर दिया, बाकी 9-10 के और कैंप बर्बाद कर दिए। उस समय सिर्फ बालाकोट को जाके मारा था। तो अब एक नई डॉक्ट्रिन निकली है, और डॉक्ट्रिन का नाम सिंदूर डॉक्ट्रिन कहते हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगी, जो हमारे ऑडियंस की तरफ से सवाल आया है कि जो मेन फेस होता है, जैसे कि अमेरिका ने ढूंढा और लादेन को डिस्ट्रॉय किया, लादेन को मारा। इंडिया का जो मेन दुश्मन है, 2 ही नाम अभी तक सामने आते हैं। क्या भारत भी ऐसा कुछ कर सकता है? और अगर कर सकता है तो कब किया जाएगा? शायद कल हो जाए, शायद महीना भर लग जाए। आपका मूल सवाल ये है कि क्या हम कर सकते हैं? जवाब ये अवश्य कर सकते हैं। कब करेंगे? वेट कीजिए, होगा ये भी, ये बच के नहीं। फिर वही सवाल उठता है, चुन चुन के मारेंगे। लड़ाई समाप्त नहीं हुई है अभी। पाकिस्तान को बता दीजिए, अपने अवाम को ही नहीं, पाकिस्तान को बता दीजिए आपके ज़रिए से कि भैया ये मत सोचना कि ख़त्म हो गया काम, अब हाफिज़ सईद वगैरह आराम से फिर घूम सकते हैं। घूमने की कोशिश मत करना, नहीं करोगे तब भी मरोगे, करोगे तब जल्दी मरोगे। और कल ही हो जाए या परसों हो जाए, इसका किसी को पता नहीं है। मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि इस पर अवश्य काम चल रहा होगा। अगर अमेरिका इतनी दूर से आके उसामा बिन लादेन को मार सकता है, तो हम बगल में इनको क्यों नहीं मार सकते? मारेंगे। अभी तक हमने इस तरह की कोई टैक्टिक स्ट्रैटेजी बारे में सोचा नहीं था। पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया हमें सोचने पर इस पे। एज ए नेशन आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं? ज़ीरो। पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? उनके पास थोड़े दिन पानी ख़त्म, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, भिखमंगा देश है, कुछ उनके डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है। क्या है वो पाकिस्तान? पाकिस्तान इज़ नो लॉन्गर नेशन स्टेट, भिखमंगा स्टेट है। क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान की? चाइना के ऊपर कितना कर्जा बैठा हुआ है पाकिस्तान के पास, जो भी वो डेट पूरा नहीं कर पाते हैं। क्या देश है पाकिस्तान? पाकिस्तान सिर्फ टेररिज्म कर सकता है बस, और कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान ड्रग ट्रेड कर सकता है, उनके आर्मी ऑफिसर, और कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के ऑफिसर्स मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। आर्म्स ट्रेड करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यही करते हैं। पैसा बनाते हैं और अपने अपने बड़े फार्म हाउस बनाते हैं, अमेरिका लंदन में प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। यह है पाकिस्तान। और हम इंडिया की जब बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि किस तरह से हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया। रिपोर्ट्स कहते हैं कि इंडिया की 100 से ज़्यादा कंपनियां
ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम और डोर्नियर जेट्स का एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन एक्सपोर्ट रैंकिंग में अभी इंडिया 25वें नंबर पर है। क्या ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम इंडिया को टॉप 5 आर्म्स एक्सपोर्टर्स के अंदर देख सकते हैं? आपने सुना होगा कि डीआरडीओ को हम लोग बहुत अहमियत, हमारी सरकार बहुत अहमियत दे रही है। हमारी सरकार जो हमारी इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री, उसको बहुत मौका दे रही है पब्लिक प्राइवेट उसमें करने की बातचीत। तो हम टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है वो डेवलप हो रही है। टेक्नोलॉजी हम बाहर से भी लेते हैं, हर एक यंत्र हम भारत में बनाते हैं। हमारी इंडस्ट्री एक कामयाब इंडस्ट्री है और बहुत कंपनीज है भारत के जो सामान बना रही हैं आजकल। तो वही तो सबसे मूल सवाल है कि इंडिया की सोच बदल चुकी है। इंडिया इस मान को मानने चला है कि हम अपने आप क्यों नहीं कर रहे, दूसरों पर क्यों भरोसा कर रहे हैं भाई। जो साइंटिस्ट हमारे जाके अमेरिका में काम करते हैं, वो साइंटिस्ट यहीं क्यों नहीं काम कर रहे। तो साइंटिस्ट अब काम कर रहे हैं ना, या उनको थोड़े आपको मौका देना पड़ेगा। इंडस्ट्री को आपने कहा कि इंडस्ट्री कहते भाई हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारा सामान ये आपने खरीद, तो क्या होगा। भारत सरकार ने कहा आप इन्वेस्ट तो कीजिए, आप सामान बनाइए, आप ही से खरीदेंगे। भरोसा दिलाया, करके दिखा दिया। अच्छा हथियार बनाना शुरू कर दिया ना लोगों ने। सब कितनी कंपनीज, मैं नाम नहीं गिनना चाहता उनके, कितनी कंपनीज भारत के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट बना रही हैं। तो ये माहौल बहुत बदल रहा है। जब आप आर्मी में होते हैं, स्टार्स वियर करते हैं, क्या एक इसका प्रेशर होता है, क्या एक जिम्मेदारी होती है? और एक मीम वायरल होता है पाकिस्तानी आर्मी के लिए कि सारी जंग तो आपने इंडिया से हारी है, फिर आप ये स्टार्स क्यों वियर कर रहे हैं? इसके बारे में हमें कुछ बताइए। पाकिस्तान स्टार वेयर करे ना करे, हमें कोई मतलब नहीं है। हम वर्दी पहनते हैं, उसकी बहुत इज्जत करते हैं। जब हम वर्दी पहन देते हैं तो उसके बाद हमारी सोच बदल जाती है। आज भी आपको कुछ किसी स्पेशल डे पे कुछ किस्से याद आते हैं या पुराने दिन याद आते हैं? मुझे अक्सर रात को सपने आते हैं। सपने आते हैं? जी आते हैं, क्यों नहीं आते, कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था, आगे क्या हो सकता है। बहुत सपने आते हैं, क्यों नहीं आते। अक्सर हम तो रात को सोते सोते मिलिट्री प्लान बना लेते हैं। और अब जब अगर किसी कोई इस तरह का हमला होता है या इस तरह की कोई बात होती है, तो फिर कैसा माहौल होता है? आपके पुराने दोस्त वगैरह आप सब फ़ोन करके? जी बिल्कुल, हमारे तो सब दोस्तों से बातचीत होती, सब आजकल जितने रिटायर्ड लोग हैं हम लोग मिलते हैं, हम लोग सब समझते हैं कि भैया ये ऐसे करें ऐसे करें, सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हम लोग की ज़िंदगी वो रही है। जो व्यक्ति 40 साल एक प्रोफेशन में रहता है, उसकी सोच और कहाँ जा सकती है। जितना हमको ज्ञान था 30 साल 40 साल के बाद, उतना उसको भी ज्ञान होगा ना जो 30-40 साल के बाद आया है, और उसको ज्ञान मॉडर्न आज की तारीख का ज्ञान होगा। हमें हमारे टाइम का ज्ञान था। किस किस तरह से इंडिया पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सकता है, और एज ए नेशन आप इंडिया का क्या फ्यूचर देखते हैं? क्या भारत विश्वगुरु बनने की राह में है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, वेयर इज़ अ डाउट। अब जिस तरीके से भारत उभर रहा है, आपने डोकलम में देखा, आपने गलवान में देखा, आपने सिंदूर में देखा, सब जगह आपको इम्प्रूवमेंट दिख रही है ना। तो ऑफ कोर्स विश्व गुरु बनना चाहता है, क्यों नहीं। सर एक आखिरी क्वेश्चन, अगर ये वॉर, ड्रोन वॉर जो अभी स्टॉप अगर नहीं होता, तो क्या ये न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो सकता था? न्यूक्लियर वॉर का मतलब समझना चाहिए। अगर दुश्मन एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता है तो भारत की पॉलिसी डॉक्ट्रिन जो है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, वो कहती है कि उसका हम फुल ब्लास्ट रिस्पांस देंगे। तो अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर एक न्यूक्लियर डिवाइस छोड़ता है तो यहाँ ज़रूर उसका नुकसान हो सकता है। हो सकता है, होगा या नहीं होगा वो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमारी डिफेंस शील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह से उनके ड्रोन्स आए, जिस तरह के उनके मिसाइल्स आए, उनको इंटरसेप्ट करके गिरा दिया ना। S-400 है, आकाश है, जो हमारे एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स हैं। जो न्यूक्लियर डिवाइस फायर करेंगे वो तो किसी मिसाइल के ज़रिए आएगी ना, तो हमारा उसको पकड़ लेगा, उसको गिरा देगा, वहीं उन्हीं के एरिया में गिरेगा जाके। लेकिन अगर उसने कुछ किया और ऐसा हो गया तो पाकिस्तान फिर रहेगा ही नहीं। भारत के पास जितने परमाणु हथियार हैं, हैज़ अ वेरी क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्स टू हिज अटैक,
विल कम्प्लीटली रूइन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान को पता है, और ये पाकिस्तान को नहीं पूरे वर्ल्ड को पता है। देखिए, न्यूक्लियर वॉर कह देना बड़ा आसान है, करना बिल्कुल बहुत कठिन है। आप पुतिन साहब को देखिए ना, रशिया में साल भर हो गया तकरीबन, हर पुतिन ने सारे हथियार न्यूक्लियर वेपन्स लगा दिए। ऑल न्यूक्लियर वेपन्स हैव बीन पुट इनटू देयर पोजीशंस इन अगेंस्ट इन रशिया अगेंस्ट यूक्रेन। द मिसाइल्स आर रेडी टू फायर अगेंस्ट अमेरिका इन यूरोप। हुआ कुछ अभी? क्या पुतिन आज न्यूक्लियर वॉर कर देगा? इट्स नॉट ईजी। थैंक्स अ लॉट कि आपने हमारी पब्लिक को इतना गाइड किया, और हमारे व्यूअर्स ये चाहेंगे कि आगे भी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो एक डिफेंस एक्सपर्ट से ही उनके एक्सपर्ट एडवाइस ली जाए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके बहुत से सवालों का जवाब मिल गया होगा, और सीज फायर को लेकर जो भी आपके मन में डाउट था वो सारा क्लियर हो गया होगा। हम मिलेंगे आपको किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।